बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जायद हूँ और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद गर्ल साहब। नाज़रीन, 8 फरवरी की दिन जो है इलेक्शन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। इलेक्शन की गहमा गहमी मुल्क भर में देखी जा सकती है। तमाम सियासी पार्टियाँ इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में हैं। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड से एतराज़ है तो कोई इस वक्त खुल के फील्ड में खेल रहा है। कहीं पर दंगे फसाद भी देखने में आ रहे हैं, कहीं पे अमन अमान की सूरत हाल भी काफ़ी तसल्ली बख्श दिखाई देती है। सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैदान में मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन जो है इस हवाले से अलर्ट दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि हर आदमी ये जानना चाहता है कि आने वाले इलेक्शन में गवर्नमेंट कैसी बनेगी, क्योंकि इस वक्त अभी तक तमाम जमातें इस वक्त सरप्राइज़ देने के दावे कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो बानी चेयरमैन कहते हैं कि हमारे पास प्लान सी मौजूद है और प्लान सी हम बता नहीं सकते, अगर बताएंगे तो इसका नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि हम लाहौर से, पंजाब से मुस्लिम लीग नून की ज़मानत जब्त करवाएंगे और पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। तहरीक लब्बैक की बात की जाए तो तहरीक लब्बैक इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पर मैदान में मौजूद है, उनके बड़े दावे मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो अवामी मैंडेट उनके पास वाज़े नज़र नहीं आता। ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो ग्राउंड पर उनका कोई वोटर नज़र नहीं आता। तसल्ली बख्श जिस अंदाज से उनके बातें बड़े, वादे बड़े हैं, बातें बड़ी हैं, दावे बड़े हैं, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। तो बात करेंगे असद खान साहब, क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में कौन वज़ीर आज़म, कौन वज़ीर आला, कौन किस सीट पे विराजमान होगा, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो सूरत हाल थी, जब नवाज शरीफ साहब आए तो वो इस यकीन दानी से आए थे कि वो पाकिस्तान में आएंगे, तमाम केसेस ख़त्म किए जाएंगे और चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और उनको 2 तायने तो कम अज़ कम सादा अक्सरियत तो ज़रूर मिलेगी कि वो खुद अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। अब सूरत हाल ये हुई है कि मुसलसल जो नून लीग के काफ़ी देर बाद और इलेक्शन से चंद रोज़ पहले जो जलसों का सिलसिला शुरू हुआ है, वो कोई इतना खातिर खा जो है इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका। उसमें कोई बहुत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत ना करना, यानी लाखों तो नहीं थे लेकिन हज़ारों की भी कोई बड़ी तादाद नहीं थी। बहुत जलसे, छोटे जलसे थे, तमाम तर वसाइल को, रिसोर्सेज को, और उन्होंने पूरी अपनी सलाहियतें भी लगाईं और उसके बावजूद उनके कुछ जलसे ख़ास तौर पर ना तो कोई नवाज शरीफ साहब या मरीम साहब जहाँ पे गए उनके जलसे कोई इतने बड़े जलसे वो करने में कामयाब हुए, और ना ही शहबाज शरीफ साहब जो है वो जलसे आपको बड़े करने में कामयाब नज़र आए। और इस तरीके से हमजा शहबाज को जिस तरह लगता है कि साइड लाइन किया गया दानिस्ता तौर पर। अब मामला ये है कि जितने नवाज शरीफ साहब के जलसे थे ऑलमोस्ट पंजाब में उतने ही बड़े बिलावल भुट्टो के भी जलसे थे, जबकि जिनको ये कहा जाता है कि उनका ना सीट है ना वोट बैंक है पंजाब के अंदर। तो लिहाजा ये नून लीग के जो दावे थे बड़े बड़े कि हमें अगर खुला मैदान दिया गया तो हम बहुत बड़ा चीज़ें करके दिखाएंगे, वो तो नज़र नहीं आ रहे। अब लेकिन उसके बरक्स हो क्या रहा है, जो अदम एतमाद लाने वाली कूतें थी, जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से बानी चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत और उनकी वजारत उज़्मा के खिलाफ लॉन्ग मार्च कराया, अदम एतमाद जिन्होंने कामयाब करवाई और बोलियां लगीं और पैसा और रिसोर्सेज या जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई, वही कूतें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से पुरअज़म नज़र आ रही हैं। और उनकी तमाम तर जो काविशें हैं अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत उज़्मा के मनसब पर बिठाने के लिए जो है कोशा है। तो हम कह सकते हैं कि बिलावल के लिए वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म रास्ता हमवार होता दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जब जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में उनको अनट्रेंड और वो भी सीख रहे हैं जो बयान दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी गए दुबई में और जरदारी साहब भी वहाँ पे गए। वहाँ पे जरदारी साहब ने के साथ उन्होंने गिला किया और जरदारी साहब ने उनको कहा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ये रास्ता वजारत उज़्मा तक कभी नहीं पहुँचेगा। लिहाजा जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझता हूँ, आप जो है अभी तिफले मकतब है। तो बहरहाल उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी को जरदारी साहब ने जो ज़राए बताते हैं कि ये बावर कराने की कोशिश की गई कि अगर मैं ईवान सदर में बैठूंगा तो मैं आपके लिए रास्ता हमवार करूंगा वजारत उज़्मा के लिए, और मेरी जो मैं तो इन्हें खेल चुका हूँ, मेरी तो लाइफ का जो बोनस पे चल रहा है को 5-6 साल, यही मैं अगला सेटअप से अगले मजीद सेटअप तक को शायद मैं ना हूँ,
तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ आपको देखना चाहता हूं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और ये इस सेटअप में मे भी ना हो, लेकिन मैं अगले सेटअप से पहले ही ऐसा रास्ता हमवार कर दूं ताकि ऐसा सिनेरियो बन जाए कि आप वजारत उज़्मा तक पहुंच सको। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उनको दी जाए और उनका वज़ीर आला हो, और वो सरफराज बुगटी जो है वो चाहते हैं कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से दो और भी उम्मीदवार जो हैं वो भी बड़े मजबूत हैं। एक तो चेयरमैन सेनेट अगर सादक संजरानी साहब, अगर वो सेनेट का आगे कंटिन्यू उन्होंने चेयरमैनशिप नहीं करनी, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अगले जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान हो सकते हैं। सही। और दूसरी जानब अगर सादक संजरानी साहब आगे कंटिन्यू करेंगे, या उनकी जगह पे अगर फ़र्ज़ माल कोई इसाक डार साहब भी कल को चेयरमैन सेनेट के तौर पर आ सकते हैं। मे भी वज़ीर ख़जाना के बजाय चेयरमैन सेनेट के लिए उनकी लॉटरी निकल आए और वज़ीर ख़जाना किसी एहसन इकबाल या ख्वाजा आसफ को भी बनाया जा सकता है। अच्छा, अब मामला ये है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनके हवाले से भी नाम आ रहा है कि दोबारा उनको चेयरमैन सेनेट बनाने के हवाले से भी जो गौर गौस जो है वो जारी है कि चेयरमैन सेनेट उनको बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ अगर बात की जाए आईपीपी के हवाले से, तो आईपीपी का उन्होंने ये शर्त रखी है कि हमें पंजाब की वजारत आला दी जाए। उन्होंने पंजाब की वजारत आला मांग ली और उनका उसके बदले में हम जितनी भी वफाक की सीटें लेंगे या बाकी सूबों में लेंगे, हम किसी के भी पलड़े में कहेंगे हम डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पंजाब की वजारत आला हर सूरत दी जाए। और ये ऐसा ही सिनेरियो है जिस तरह आपने देखा कि चंद सीटों के साथ मंजूर वट्टू जो है वो वज़ीर आला पंजाब रहे। तो इसी तरह आईपीपी कहती है कि अगर वो चंद सीटों के साथ वज़ीर आला रह सकते हैं तो हमें भी ये मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी जानब जो है वो नून लीग जो है वो उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये कहते हैं कि अगर तो कोई 40-50 सीटों की बर्तरी से नून लीग हुकूमत बनाने में पंजाब में कामयाब होती है तो फिर मरियम नवाज साहिबा जो है उनको वज़ीर आला बनाया जा सकता है। और अगर 20-30 की नशिस्तों का मार्जिन या उससे कम मार्जिन अगर होता है तो फिर जो है शहबाज शरीफ साहब दोबारा वजारत आला पंजाब के जो है उम्मीदवार हो सकते हैं, ताकि इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर वो असम्बली को मैनेज करने की पोजीशन में होंगे। तो एक तो ये सूरत हाल चल रही है। दूसरी, जरदारी साहब जो है वो चाहते हैं कि वो किसी सूरत भी बलूचिस्तान का वज़ीर आला या उनकी हुकूमत जो है उनके कंट्रोल में हो, सिंध की हुकूमत उनके साथ हो, और साथ वो ईवान सदर जो है उसके अंदर बैठने के लिए वो जो है ख्वाहिशमंद है और उनकी ये शर्त है। लेकिन दूसरी जानब नून लीग किसी सूरत भी जरदारी साहब को ईवान सदर में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर जरदारी साहब ईवान सदर में बैठ गए तो वो कोई ना कोई पंगेबाजी वहाँ पे बैठकर करते रहेंगे और वो एक अलहदा से ईवान सदर जो है दोबारा से ये जो एक मल्लाती साजिशों का वो गढ़ बना रहेगा, क्योंकि एक पार्टी है बड़ी और उनके आगे फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बैठकर वो वजारत उज़्मा के लिए रास्ता हमवार करेंगे। और यही उनका जो है प्लान है आसफ जरदारी साहब का। अब नून लीग जो है वो भी जो है सीटें कितनी लेती है सादा अक्सरियत उसको मिल नहीं रही, जल्द से उसकी बड़ी तादाद में लोग आ नहीं रहे। जहां तक मामला है कि वफाकी हुकूमत तो माइनस पीटीआई होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के तकरीबन एक जैसी उनके जो हमारे याफ्ता पीटीआई के आज़ाद जो होंगे या पीपल्स पार्टी के आलमोस्ट एक जैसे होंगे, शायद पीपल्स पार्टी के उनसे एक आध ज़्यादा ही हो। लेकिन नून लीग जो है वो अकेले हुकूमत बनाने की तो पोजीशन में नहीं होगी। अब एक और मामला भी आ रहा है कि जो हुकूमत वफाकी होगी वो हुकूमत होगी जो कि बैरून मुल्क से, दोस्त ममालिक से या मुख्तलिफ ममालिक से पैसे ला सके। अब वो बिल्ली के गले में वो घंटी बांधने वाली बात है, ये कौन करेगा। तो सूरत हाल ये है कि अभी जो बहुत ज़्यादा, और इसमें एक सबसे बड़ा जो थ्रेट आ गया वो ये है कि अगर मोर देन 60% टर्न आउट आ गया तो फिर सारी जो प्लान्स हैं या जो तदबीरें हैं वो उल्ट जाएंगी और नून लीग जो है वो उल्टी कलाबाजी उसको खानी पड़ सकती है। और नून लीग जो है ये उसके लिए बदशगुनी होगी अगर 60% से जो टर्न आउट अगर क्रॉस कर जाता है। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसके अंदर आप देखें कि एक तरफ पंजाब हुकूमत, आईपीपी को डिस्कस नहीं किया, पंजाब हुकूमत आईपीपी देखे ना, वो उन्होंने तो पंजाब हुकूमत मांग ली है, वजारत आला मांग ली है,
नून लीग जो है अगर वो उनको वजारत आला नहीं देगी तो एक अलहदा से एक टसल शुरू हो जाएगी। फिर ये है कि अगर पंजाब की वजारत आला उनको दे दी जाएगी और वजारत फाकी वजारत जो है जो कि मखलूत हुकूमत होगी, एक कमज़ोर हुकूमत होगी, तो वो सारा फिर गंद का टोकरा सर पे कौन उठाएगा। और जरदारी साहब अगर ईवान सदर में बैठ जाएं और सिंध और बलूचिस्तान की वजारत आला उनके पास आ जाए या हुकूमतें, तो फिर तो बीच में वो एक सिंबॉलिक सी नून लीग की सूरत हाल रह जाएगी। तो ये मामला जो है ये अब इस नए पहुंच चुके हैं और मसला फिर वही है कि जिन्होंने बिलावल से बानी चेयरमैन पीटीआई हुकूमत को ख़त्म कराने में लॉन्ग मार्च करवाया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और जिनके कहने पर ये कामयाब भी हुई और बहुत सारी उसकी एविडेंस और शवाहिद भी मौजूद हैं। मेरा मतलब हरगज़ इसमें कोई आर्मी या कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा नहीं है, इसके अंदर और कोई फैक्टर हैं, बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, अंदरूनी बैरूनी भी कह सकते हैं, ये किसी हवाले से भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो वो फैक्टर जो है वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैंने आपके कहने पर ये सब कुछ किया है, क्योंकि नून लीग तो अदम इत्मीनान लाने में या लॉन्ग मार्च के चक्कर में नहीं थी, वो तो पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव था। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो को बतौर वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून दिल से एक्सेप्ट कर सकेगी? लगता है आपको इस पोजीशन में है? देखिए अभी तो जरदारी साहब भी उनके ऊपर सेटिस्फाई नहीं है, वो ही चाहते हैं कि अभी आपका फिलहाल जो है वज़ीर आज़म तो आप नहीं बन सकते, लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ आप उस तरीके से अगर चलेंगे, वो रास्ता इख्तियार करेंगे और मैं अगर सिस्टम के अंदर इन होऊंगा तो मैं आपके लिए बैठ कर रास्ता हमवार करूंगा। लेकिन अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अभी इस पोजीशन में नहीं है। और दूसरी एक और बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो जब तक जरदारी साहब जिंदा हैं वो उनके पास है, और उन्होंने साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के, आपको पता है आसफा भुट्टो जरदारी को भी जो है मैदान के अंदर उतारा, इसलिए कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी एक हद से आगे रेड लाइन जब क्रॉस करेंगे तो फिर वो आसफा को ही जो है आगे। सवाल यहाँ पे एक और है, ऐवान सदर में भी आप बात कर रहे हैं कि आसफ अली जरदारी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, बिलावल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ऐवान सदर में लगता है कि आसफ अली जरदारी घुस पाएंगे, पहुंच जाएंगे? देखिए अब ये तो डिपेंड करता है कि जिस तरीके से वो चालें चल रहे हैं और जिस तरीके से वो अभी तक तो गुड बुक्स में ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी जो है उनका जो बिल्कुल मौक़िफ़ के अंदर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे तजाद हैं। जरदारी साहब यही कह रहे हैं कि चूंकि डिसीजन मेकिंग की पावर मेरे पास है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है डिसीजन मैंने करना है, तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी कंपेन के लिए, इंतखाबी कंपेन के लिए बहुत सारी हार्ड लाइन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी वो बातें कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं मुख्तलिफ अवामी जलसों के अंदर, और नून लीग के खिलाफ भी अच्छा खासा जो है वो मैदान गर्म किए हुए। लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब जो अपनी जो वो शतरंज के जो मोरे हैं वो उस तरीके से चला रहे हैं कि बलूचिस्तान में वजारत आला जो है वो किस तरह लेने में कामयाब होते हैं, सिंध में हुकूमत। लेकिन कल साहब आप बड़ी चीज़ मिस कर गए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के जो कायद हैं मौलाना फजलुर रहमान वो ना ऐवान सदर में नज़र आ रहे हैं, ना पंजाब में नज़र आ रहे हैं, ना वफाक में नज़र आ रहे हैं। और देखिए वो तो उनकी सूरत हाल तो ये हो रही कि न तीनों में न तेरों में। वो मसला ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब है। देखिए उनके साथ जब उन्होंने लॉन्ग मार्च भी निकाला तो उनके साथ हाथ हुआ, उस वक्त भी उनको ईवान सदर के हवाले से लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन उसके बाद किसी ने भी उनको उस तरह कमिट नहीं किया। फिर उसके बाद जो उनको बुलाने वाले थे बाद में उन्होंने कहा जी मिस कॉल थी और नंबर ही नहीं पता चल रहा था किधर से कॉल आई थी, और वो सारे लोग मुकर गए। तो मामला ये है कि मौलाना साहब इस सारे मैदान के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तक मामला है, जिस तरह उन्होंने बताया कि नून लीग जो है जो बड़े बड़े दावे लेकर आई थी और जिस तरीके से उसने कहा था, इतना कुछ, इतनी सहूलतकारी, इतनी ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ देने के बावजूद, उसको खुला मैदान देने के बावजूद, उसके साथ हर किस्म की उसकी ख्वाहिशात जो है पूरी करने के बावजूद, वो जो रिजल्ट थे, जो नताइज थे, अभी तक वो देने में कामयाब नहीं हुई। और दूसरी जानब मुसलसल आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब जो है उसको उन्होंने बाकायदा एक मैदान बनाया हो। अब मामला ये है कि एक तरफ तो शुमाली पंजाब है और दूसरी तरफ है साउथ पंजाब, तो वहाँ पे उनका पूरी तरह जो है उनका टारगेट है पीपल्स पार्टी की जानब से। दूसरी तरफ वो समझते हैं कि बलूचिस्तान से भी कुछ सीटें लेके आएँ, और सिंध के अंदर अगर बात की जाए तो मैक्सिमम 8 से 10 सीटें, उसमें GDA, उसमें आप MQM मिला लें, उसमें GDA के करके सारी सीटें मिला के सवाए यानी माइनस पीपल्स पार्टी अगर अलहदा करके तो 8 से 10 सीटें टोटल हैं। उसके अलावा जो सीटें हैं कौमी असम्बली की वो पीपल्स पार्टी लेके आ रही है। वो साथ कहते हैं बलूचिस्तान से भी हम सीटें कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से सीटें और पंजाब से।
तो वो ये क्लेम कर रहे हैं, ये वो दावा कर रहे हैं कि हम नून लीग से एज ए पार्टी सिंगल मेजोरिटी पार्टी हम होंगे कौमी असम्बली के अंदर। सादा अक्सरियत तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन ये है कि वो ये नून लीग ये दावा करती है कि हमारी चूंकि पंजाब के अंदर हमारी अक्सरियत से हम सीटें ले लेंगे, लेकिन नून लीग तरफ से ये दावा सामने नहीं आ रहा कि सिंध से हम कितनी सीटें लेंगे या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से, वो सिर्फ पंजाब के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ये भी एक बड़ा फैक्टर जो है इन्वॉल्व है इसके अंदर कि अगर सिर्फ पंजाब की सीटों के ऊपर ही नून लीग इंहिसार करेगी तो फिर वजारत उज़्मा का रास्ता जो है बड़ा कठिन है, लेकिन और वहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। पंजाब की अगर बात कर ली तो जाए तो पंजाब के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की कोई तसल्ली बख्श पोजीशन नजर नहीं आती। देखिए वो खुद उन्होंने दावा किया पहले 125 सीटों को, उसके बाद उनके आगे 100 और फिर 80 और 100 की बात आ गई। तो मामला ये है कि अगर 70-80 सीटें या 100 सीटें भी आप पंजाब से ले लेंगे तो हुकूमत तो नहीं बना पाएंगे आप। तो ये जो सीटें हैं, जो 100 सीटें तो बहुत ज़्यादा है। खैर मेरा नहीं ख्याल कि 70-80 सीटों से ज़्यादा नून लीग जो है वो सीटें ले सकेगी। 70 सीटें अगर ले लेती है, 60 से 70 सीटें भी पंजाब में अगर नून लीग ले ले तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखें पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, IPP भी है, आज़ाद लोग जो PTI के हमाई याफ्ता हैं और जो लोग हैं जो इलेक्टेबल हैं वो भी तो बैठे हुए हैं ना, उनको किधर आप लेके जाएंगे। तो लाजा मामला ये है कि अगर यही 60-70 सीटों की बुनियाद पर आप कहें कि हम वजारत उज़्मा तक पहुँच जाएंगे तो वो मामला जो है बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक कोई नून लीग की वाज़े कोई अक्सरियत नज़र नहीं आ रही, ना ही बलूचिस्तान और ना ही सिंध के अंदर। तो ये जो सूरत हाल है ये मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं, या जो नवाज शरीफ साहब जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे या जो उन्होंने दावे किए थे, उनके ऊपर वो पूरे नहीं उतर पा रहे और वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। उनके जो जलसे हैं नून लीग के, वो उनके जो दावे हैं उनकी बिल्कुल नफी कर रहे हैं, उनकी तरदीद कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है। और अगली मैंने कहा थ्रेट सबसे बड़ा ये है कि टर्नआउट का है कि अगर 60% से ज़्यादा ये जो असेसमेंट की जा रही है कि अगर टर्नआउट आ गया तो फिर नून लीग जो है वो बहुत पीछे चली जाएगी और आज़ाद जो उम्मीदवार हैं या PTI के या जमातों के दीगर वो आगे जा सकते हैं और वो एक और बड़ा इसके लिए झटका हो सकता है। लेकिन तो ये सिनेरियो जो बन रहा है ना, ये मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन करीब आ गए हैं, लेकिन ये लेकिन कल साहब एक और बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। शहर इक़्तिदार की हवाएं कहती हैं कि बानी चेयरमैन के खिलाफ या उनके हक में कोई ऐसा फैसला आ सकता है जो पाकिस्तान की सियासत में भूचाल पैदा कर सकते। देखिए पाकिस्तान की सियासत में भूचाल तो यही है कि अगले जो इंतखाबात है ना, इसके अंदर तो माइनस PTI और माइनस बानी चेयरमैन, इसमें तो बिल्कुल प्लान पूरी तरह तैयार है। इसमें तो कोई दूसरी एक और प्लान सारी जिस पार्टियां तरह भी से बानी चेयरमैन बात करते हैं, देखिए ये पार्टियां भी सियासी तो ये है ना जो तजर्बा कारसोई कर रहे हैं जो भी है, लेकिन बहरहाल एक प्लान तो ऐसा भी है ना जो अल्लाह पाक ने बना के रखा हुआ है, तो एक्सेप्ट कर जाहिर बात है उस पर तो आगे कोई बात नहीं कर सकता ना, मेरा तो उनके साथ नहीं। लेकिन अभी तक जो ज़ाहरी चीज़ें हैं या ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं या ज़मीनी हक़ाइक़ है या फैक्ट्स हैं या जो चीज़ें तरतीब लगाई जा रही है, जिस तरह बिसात बिछाई जा रही है, उसके अंदर तो बानी चेयरमैन PTI जो है वो इक़्तिदार के ईवानों से बहुत दूर है। उनका रास्ता हर तरीके से रोका गया है और उनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक दूसरा आपका गालबन यही सवाल होगा कि क्या उनको सज़ा मिलेगी, या जिस तरह दावे तो 15 जनवरी के भी बहुत सारे लोगों ने किए थे, तो मैंने कहा कि ये दिल्ली दूरस्थ है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया, हालांकि बड़े कॉन्फिडेंस से वुकला ने कहा कि 15 जनवरी को बानी चेयरमैन PTI जो है जेल से बाहर आप कहते हैं कि सजा नहीं हो सकती थी जल्दी? नहीं, सजा तो उनको होनी है। ये बात जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो सज़ा ख़त्म हो जाए नहीं होगी, लेकिन इलेक्शन से पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सज़ा उनको हो। लेकिन कल साहब लगता नहीं कि अगर सख्त सज़ा दे दी जाती है, मिसाल के तौर पे जैसे शहर इक़्तिदार की हवाएं कहती हैं कि 14 साल की कैद या सज़ाएं बहुत की अभी बातें चल रही हैं, तो ये एक क्राइसिस पैदा कर सकते हैं अवाम जो इसका रद्द-ए-अमल। देखिए सज़ा मौत तो शायद ना हो सके, लेकिन इस तरह की सज़ा तो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा। लेकिन 10 साल 12 साल 14 साल या 8 साल 6 साल जो भी है, लेकिन सज़ा तो अगर 6 माह की भी होगी तो मकसद तो यही है ना कि इलेक्शन की पार्टिसिपेशन का रास्ता तो उनका रुक गया ना, वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट ना कर सके। तो मसला तो यही है सारा जो, और ये जो एक्सपेक्ट जिस तरीके से केस चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, उनके वकला भी ये कह रहे हैं कि क्या इतनी एमरजेंसी है कि इतनी स्पीड से जो जिस फास्ट ट्रैक पे केस चलाया जा रहा है या केस चलाए जा रहे हैं। और आपको पता है साहब अदालत के जज जिनको मार्च में रिटायरमेंट है, छुट्टी ली थी और उसके बाद उनकी इनकार कर दिया गया, छुट्टी भी उनकी नहीं एक्सेप्ट की गई और वापस वो अपने बैठ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की इंडिकेट करती हैं, इस चीज़ की तकवीत देती हैं इन बातों को, इन क्या सराइयों को, इन खदशात को, इन दावों को
कि शायद इलेक्शन से पहले ही उनकी सज़ाओं के हवाले से जो फैसले हैं वो आ जाएंगे। तो ठीक है, ये जो सूरत हाल है, ये तो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो जारी जितने भी ठीक है खल बेसिकली साहब, तो अदालतों ने सजा इसी देनी को है। डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मियाँ साहब ने भी एक बड़ा दावा कर दिया, मियाँ नवाज शरीफ साहब, बड़े मियाँ ने दावा कर दिया। मियाँ साहब के दावे पे बात करते हैं। गुलाम खालिद मकबूल साहब की एक बड़ी बात है, सईद गनी साहब ने भी MKM के हवाले से एक बड़ा दावा कर दिया है, और जमात इस्लामी और तहरीक बैक किस पोजीशन पे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का किस हद तक इज़हार किया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात होगी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी छुट्टी ना करवाई जाती तो आज आप बेरोज़गार ना होते। लेकिन मियाँ साहब से सवाल पहले ये तो किया जाए कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म अगर ये बात करें तो मुनासिब नहीं लगता। खल साहब, मियाँ साहब कहते हैं कि मेरी छुट्टी ना करवाई जाती तो आज आप बेरोज़गार नहीं होते। रोज़गार ख़त्म करना वो किसके हक़ में है, बेरोज़गारी फैलाना वो किसके हक़ में है। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं, और चौथी दफ़ा के लिए आवाम से सवाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने ना बने, लेकिन कहीं ये ना कहना शुरू कर दें कि मुझे क्यों बुलाया और मुझे क्यों यहाँ पे फंसाया और क्यों मरवाया और क्यों मुझे जो है फिर आपने इस सूरत हाल पे मेरे साथ हाथ किया। तो मामला ये है कि अभी तक वो जो पिछला जो है ना, वो मामलात उनसे निकल नहीं पा रहे, और बार बार वो मुझे क्यों निकाला जो है ना, उसकी गिरदान जो है या उस माहौल से वो बाहर नहीं आ रहे। तो दूसरी जानब जो है चौथी मरतबा वजारत उज़्मा जो है वो उनको जल्दी भी है, एक्साइटमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें भी बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, देखिए दावा तो कोई भी कर सकता है। मंशूर बड़े अच्छे अच्छे हैं, बड़ी लिफाजी भी है, बड़े रंग बिरंगे भी हैं, नीले पीले बड़े, उसके अंदर ग्राफिक्स भी बड़े यूज़ किए जाते हैं, बड़ी अच्छी उससे अंदर लिफाजी भी होती है। लेकिन मामला जिस तरह मैंने बताया, अभी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं या जो सूरत हाल है, जो आगे हालात आ रहे हैं, ये जो अभी हालात चल रहे हैं, अब वो उनकी बहुत सारे जो दावे हैं या जो उनकी जो आगे मनसूबे हैं, उनको पाया तकमील तक आगे पहुंचाते नज़र नहीं आ रहे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से वो जो दावे कर रहे हैं कि वाकई इनको आने वाला जो इलेक्शन है इस वाले से ऑलरेडी बड़े सवालात खड़े किए जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के हर दफ़ा के इलेक्शन में हम देखते हैं कि नाखुशगवार हालात पैदा हो जाते हैं। कहीं कत्ल गारत भी सामने आती है, तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आते हैं, हमले भी कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त खालिद मकबूल ने कहा है कि यूनिट इंचार्ज का कत्ल कर दिया गया है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम खुदा के इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले इस तरह के हालात क्यों हैं, क्यों बर्दाश्त की जो कुव्वत है? देखिए ये जो सूरत हाल है ना, बहुत ज़्यादा ये आगे शिद्दत पसंदी जो है वो उसका रुख इख्तियार कर रही है। यानी जो सियासत और इंतखाबात जो होते थे पहले भी, इससे पहले भी कैंपेन्स होती थी, लेकिन इंतखाबात के दिन भी झगड़े होते थे। लेकिन अब इंतखाबात से पहले ही जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, यानी एक दूसरे की सियासी पार्टियां जो है उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके अरकान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़ने, उनके दफातर पर हमले करने, उनके लोगों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाना, और ये आलमोस्ट हर दूसरी पार्टी जो है वो इस चीज़ का विक्टिम है, और दूसरी पार्टी जो हर दूसरी पार्टी जो है वो इसके हवाले से जो हमलावर नज़र आती है। कहीं पे MQM जो है वो विक्टिम नज़र आती है, तो कहीं PTI विक्टिम नज़र आती है, कहीं पे पुलिस विक्टिम नज़र आती है, और कहीं पे जो है PTI विक्टिम नज़र आती है, और कहीं पे जो है पीपल्स पार्टी या MQM जो है वो सूरत हाल उनके हवाले से है। अभी भी जो रिसेंट जो वाक़यात हो रहे हैं, और जिस तरीके से आप देखते हैं कि कारकुनों के हवाले से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इवन कि TLP जो है वो भी, उनका भी गालबन जो एक उम्मीदवार है या कारकुन है, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि 1-2-3 जगह पे वाक़यात ऐसे हुए हैं, उनके दफातर पर हमले हुए। तो ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये वही रिफ्लेक्शन है जो कि हमारी टॉप लीडरशिप है, जब उसकी इंतहा इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए जब टॉप लीडरशिप की जानब से इंतहा पसंदी और एक्सट्रीमिज़म की, इंतहा पसंदी की बातें और इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो नीचे कारकुनों तक भी वही चीज़ें इफेक्ट करेंगी। पहले एक माहौल होता था, उसके अंदर जो है एक इंतखाब को या सियासत को या इंतखाब और सियासत की हद तक रखा जाता था, लेकिन अब उसको ज़ाती दुश्मनियों में और उसको अपनी अना, ज़िद और उसको जो है नफ़रत और तकसीम और जो है डिवाइड जो है उसकी तरफ, और बिल्कुल जो है ना दुश्मनी के अंदर जो है उसको तब्दील किया जा रहा है।
तो ये जो एक माहौल है ये पूरे मुल्क के अंदर जो है उसकी आपको झलक नज़र आती है, और ये उसी सिलसिले का पेश ख़ैमा है और इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं कि आप पंजाब में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, या आप सिंध के अंदर चले जाएं, इवन के बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात पहले इलेक्शन से पहले कभी हमने देखे नहीं थे इतने वाक़यात। PTI के भी गालबन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लोग कत्ल हो चुके हैं एक आध, इस तरीके से जो हमले हो चुके हैं शदीद, अभी जो वाक़यात हो रहे हैं, तो ये पहले इसे तो हम इलेक्शन डे के ऊपर थोड़े बहुत वाक़यात हो जाते थे इक्का दुक्का, लेकिन अब तो जो सूरत हाल बन रही है, जो आ रही है, इससे तो ये लग रहा है कि 8 फरवरी को तो फिर ये जो चीज़ है ये किस तरह रुकेगी। और अभी जो पहली दफ़ा ये भी हम देख रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन है, ओवरऑल जो पोलिंग स्टेशन टोटल जो है उनमें से हाफ के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनको असास या इंतहाई असास करार दिया गया है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है आगे जाके तो ये तो मामला जो है और ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की खतरनाक सूरत एक तरफ हमें जो है सईद गनी साहब कहते हैं कि MKM पाकिस्तान दोबारा MKM इल्ताफ बन रही है। अब ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है या क्या है? बहरहाल सवाल मेरा कल साहब इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं। आज़ाद उम्मीदवार को बड़ी तादाद इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, कुछ तरीके इंसाफ के हमारत याफ्ता भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, तो क्या लगता है आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाते हैं तो ज़्यादा रुझान किस तरफ होगा? जो आपने इससे पहले कुछ ज़राए से खबरें भी दी हैं, तो उस हवाले से लिंक कर सकते हैं इस खबर? देखिए, आज़ाद 2 किस्म के आज़ाद होंगे। एक वो आज़ाद होंगे जो PTI की फ़लसफ़े के साथ, उसके नज़रियात के साथ, उसके नज़रिए के साथ और बानी चेयरमैन PTI के साथ खड़े आपको नज़र आएंगे। और एक वो लोग हैं और होंगे, ये बात मैं किसी अथेंटिक बुनियाद पर कर रहा हूँ, जिनको स्पेस भी दी जा रही है और जो ये गारंटी देकर इंतखाबात के अंदर उतरे हैं कि हमें इंतखाबात लड़ने दिया जाए और हम अगर इंतखाबात जीत गए तो हमारे वोट आपकी झोली के अंदर हम डाल देंगे। वो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैं उनका पिन पॉइंट करके नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मुनासिब नहीं है वो, फिर जो हमारे ज़राए भी ज़ारी बात है, जो चीज़ें हमें कुछ आती हैं तो वो भी फिर हमारे लिए भी मसला और उनके लिए भी शायद मसला हो जाएगा। और वो जो सारे दादोशुमार उन्होंने बना के तरतीब या बिसात तो बड़े हलकों में नजर आ रहा है ना, तो अब मामला ये है कि कुछ हलकों के अब देखिए इंतखाबी निशानात तक यहाँ तो सूरत हाल ये भी है कि इंतखाबी निशानात RO जो है रिटर्निंग ऑफिसर, चूँकि ब्यूरोक्रेसी से उनका तल्लक है, इंतखाबी निशानात भी वो पूछ कर दे रहे हैं कि किसको इंतखाबी निशान क्या देना है। ठीक है ना, अब ये अंदाज़ा लगा ले और इंतखाबी निशानात से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा जिसमें नफरत झलकती है, जिसमें जिस तरह से तज़हीक अमेज़ इंतखाबी निशानात दिए गए हैं कुछ लोगों को, और कुछ उम्मीदवार जो PTI के हमारे याफ्ता उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको निशाना। वैसे एक इंतखाबी निशान को मैं डिस्कस करूँगा कल साहब। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने मोर के लिए दरख्वास्त दी, उन्हें गदा गाड़ी अलॉट कर दी गई। इसी तरीके से जैन कुरैशी को मेरा ख्याल है जूता तवा नहीं, उनको 3 ऑप्शन रखी थी। मेहरबानों को चिमटा और जैन कुरैशी को दिया तो जूता है ना, लेकिन उनको जूता, तवा और एक और इस तरह का था कि जो उनको 3 निशानों की ऑप्शन दी गई थी, इन तीनों में से सिलेक्ट करें। अच्छा, इस तरह चिमटा दिया गया, उधर गदा गाड़ी दे दी गई। और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको आज़ाद उम्मीदवार PTI के हैं बज़ाहिर, लेकिन ऊपर वाले उम्मीदवार से लेकर नीचे जो उसके 2 PP के उम्मीदवार हैं, उन तीनों का एक इंतखाबी निशान है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है, मैं अब आगे ज्यादा वाज़ेह नहीं बात करना चाहता, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे भी एक डिवाइड है, यानी PTI के हमारे याफ्ता जो कैंडिडेट हैं कल साहब ये तो उसके अंदर भी नेपालपुर, इसके अलावा फैसलाबाद के कुछ हल्के, लाहौर के बड़े हल्कों पे सवाल उठा दिए आपने। तो साउथ पंजाब में भी हैं और सेंट्रल पंजाब में भी हैं और लाहौर के कुर्बो जवार के हल्कों में भी हैं। लेकिन मसला ये है फिर कि ये लोग जो हैं जिनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर निशाना दिए जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर अगर उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया जा रहा है तो वो भी उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे जो उनकी ख्वाहिश का एहतराम कर रहे हैं। तो ये तो फिर गिव एंड टेक मामला होगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जहाँ तरीके इंसाफ इंतखाबात के नताइज पर एतराज़ात उठा रही है, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी के हवाले से एक तो उन्होंने कहा जी हमारे पंजाब के अंदर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और उसमें उन्होंने ख़त लिख दिया है। अच्छा, नून लीग का झंडा तो फटा था तो पर्चा भी हो गया, बंदे भी अरेस्ट हो गए, तो इनको खताबत का सिलसिला जो है वो ख़त लिखने पड़ रहे हैं। तो ये भी एक फ़र्क है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि पंजाब में
एक वाक़े में झंडा फटता है तो पर्चा है तो गिरफ्तारी, और दूसरे में उनको जो है ख़त लिखने पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब हम अगर देखें, हमारे एक तरफ अंदरूनी महाज है, इंतखाबात है, और दूसरी तरफ हमारे खारजी जो मामलात हैं, उसमें आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी मुलाकात हुई है। उससे कबल जो है पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है मुश्तरका एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अलामिया भी जारी हुआ, और उसके बाद जो है ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है उनकी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई है, और उसमें पाकिस्तान और ईरान के हवाले से जो तारीख़ी और बाहमी तल्लुकात को फ़रोग़ देने की जो ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और दूसरी जानब ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती जो रिश्तों का अदराक करते हुए दोनों फ़रीक़ों ने दो तरफ़ा तल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे को तफज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर दिया है। तो अब एक तरफ तो मैं समझता हूँ कि ये जो दुनिया जो पाकिस्तान की दुश्मन या इस्लाम दुश्मन जो क़ुव्वतें ये तोको लगाए बैठी थी और बड़े शादियाने बजा रही थी कि पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी जो है बढ़ेगी और खित्ते में भी यदम तावन होगा और पाकिस्तान की जो सारी सरहदें हैं वो गैर महफूज हो जाएंगी। एक तरफ पाक अफ़गान मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ पाक इंडिया है और पाक भारत, और इसी तरीके से ईरान जो है उसके साथ भी इसकी सरहदें अगर गैर महफूज हो जाएंगी तो पाकिस्तान एक आइसोलेशन में चला जाएगा और आपस के अंदर ही इनके तो वो तो मेरा ख्याल है। इसके बावजूद खल साहब बर वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बिना पर पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाया है। जी बिल्कुल, और इस तरह के वाक़यात जो हमारे सिक्योरिटी इदारे अपनी मुकम्मल जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं हमारे जो इंटरनल थ्रेट्स हैं, और उसके अंदर भी एक्सटर्नल जो हमारी कुर्तें मौजूद हैं। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पंजाब जो है उसकी एक जंगी पोस्ट है जो कि तौसा तहसील और डीजी खान डिस्ट्रिक्ट के और खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला डी खान है उसके बॉर्डर पे है, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर एक पोस्ट है, जंगी उसका नाम है। और वहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं अस्त्राना ग्रुप के, उनकी जानब से 12-13 दहशतगर्द जो हैं उनकी जानब से एक मूवमेंट और अटैक का मनसूबा बनाया गया, जो कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 22 जनवरी की रात 11:45 पर ये मनसूबे के हवाले से, उनके हमले के हवाले से फौरी तौर पर DPO डीजी खान को बताया। DPO डीजी खान ने जो SHO वहावा थाना और चेक पोस्ट के इंचार्ज को फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया और खात कहा कि मैं खुद भी पहुंचने के लिए तैयार हूं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 2 बजे के करीब रात को, यानी 23 जनवरी को 2 बजे करीब जब 200 मीटर के करीब पहुंचे तो थर्मल जो विजन नाइट विजन कैमरे उनके से इनकी मूवमेंट देखी गई, और उसके बाद जो चेक पोस्ट के लोगों ने इनको यानी हमला किया और उसके नतीजे में ये दहशतगर्द जो है ये भाग गए और हमला इनका दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम हो गया। इससे पहले इन्होंने 1 साल पहले सेम तारीख को इसी ग्रुप ने इसी चेक पोस्ट पर हमला किया और उसके नतीजे में जो चेक पोस्ट पर जो हेड कांस्टेबल तैनात था मजर इकबाल कैसरानी और एक सिविलियन जो शख्स था बासित, वो दोनों शहीद हो गए थे और कांस्टेबल जो मोहम्मद रमज़ान है वो इसमें शदीद जख्मी हो गया था। तो अब इस हवाले से, इस मंसूबे के हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो किस तरह आगाह कर रहे हैं, और वो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो मामनत है और पुलिस की बर वक्त कार्रवाई और इंटेलिजेंस एजेंसी की बर वक्त इंफॉर्मेशन की फराहमी, और उस वजह से दहशतगर्दी का एक बड़ा मनसूबा नाकाम हुआ। तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, IG पंजाब। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की जो इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है कि ज़रा उसको ऑन कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में एक गोली है जो कि इंसान के जिस्म में से गुजर जाती है। ये इसका इतना सा सिक्का इंसान को बर्बाद कर देता है। हमारे कांस्टेबल भी शहीद हो जाते हैं और डाकू भी कैफे किरदार तक पहुंचते हैं। दहशतगर्दों को भी इसी गोली से जहन्नुम नसीब की जाती है। ये है क्लाशनिकोव की गोली जो हमारा मेन वेपन है, AK-47। और मेरे साथ गोश्त पोस्ट के बंदे बैठे हैं जिनके इंसान हैं। एक DPO है, ASI साहब हैं, बिलाल साहब इंस्पेक्टर हैं, फैसल, महबूब, रशीद, हम लोग तमाम लोग
इंसान हैं जिनके जिस्म में खून दौड़ता है, जिनके बच्चे हैं। दहशतगर्दों ने हमला किया और वो हमला था पाकिस्तान को नाकाम बनाने के लिए एक कोशिश। इलेक्शन से पहले हमारी चेक पोस्ट पे हमला, हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स थी। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर एक चौकी देख रहे हैं, ये वो चौकी थी जो 2023 में नई रजीम आई तो ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए बनाई गई थी। वैसे ज़रा जोर से तूफान आता तो ये गिर सकती थी। इस चौकी को डीपीओ राशिद हिदायत ने बेहतर बनाना शुरू किया और आरपीओ मंच साहब की ज़ेर क़ियादत पुलिस ने इसको मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिश किया। और फिर हम पाकिस्तान की फौज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने थर्मल इमेजिंग के कैमरास दिए। इन थर्मल इमेजिंग के कैमरास की वजह से रात को हमें दूर से नजर आता है। हमने तमाम चौकियों को इससे अपना लैस कर दिया है ताकि हमें पहले पता चल जाए। अब दोबारा आपको वो ओरिजिनल चौकी दिखाने लगे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये ओरिजिनल चौकी देखिए, क्या ये तैयार है? और ये कच्चे मोर्चों के ऊपर खड़े हुए कांस्टेबल्स तैयार हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स और जो हमारी लाइट मशीन गन्स हैं, यहां तक कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनको। लेकिन क्या पुलिस ने एक भी पुलिस की पोस्ट खाली की? ये बच्चों वाले माओ और बहनों के सपूत और भाई आपकी हिफाजत के लिए उन कच्ची चौकियों में भी मौजूद थे। और अभी भी कोई बहुत ज्यादा खास हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। अब तो हमने टेक्नोलॉजी के साथ सैयद मोहसिन नकवी साहब और पंजाब हुकूमत ने पुलिस पे इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो अब ये चौकियां कुछ ना कुछ बेहतर होने शुरू हुई हैं। तो बताइए, हम बिलाल से पहले पूछते हैं। बिलाल, आप चौकी इंचार्ज हैं? अच्छा, और वहां पे मौके पे मौजूद जब ये रात होती है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले इत्तला किसको आई, बताइए। जनाब डीपीओ साहब ने मुझे तकरीबन रात 12 बजे फ़ोन करके बतलाया कि आपकी चौकी के नज़दीक दहशतगर्द आए हुए हैं। और डीपीओ साहब ने यह भी कहा है कि अगर मेरी ज़रूरत है मैं भी पहुंच सकता हूं, नफरे की ज़रूरत है तो वो भी पहुंच सकती है। जनाब डीपीओ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। डीपीओ साहब को तनख्वाह मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो इन लोगों के चेहरे दिखाइए, लाइए इस तरफ से और दिखाइए कि ये बिल्कुल आप में से है। और ये थोड़े से नौजवान यहां बुलाएं क्योंकि हम चौकी नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे नौजवान हमारे आपको हम स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे और वो कितनी हिम्मत से लड़ते हैं, वो किस कदर बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। जी, तो हमारे गनर्स कौन थे जो ऊपर थे? जब दहशतगर्द वहां पर आए तो तकरीबन 150-200 मीटर के फासले पर ये चौकी से मौजूद थे। तो ये थर्मल कैमरा की मदद से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वो दे दिया। आपको डर लगा कि नहीं लगा? अब अपनी बताइए। नहीं सर। अच्छा, नहीं। और आपने क्या किया फिर? फिर हमने LMG लोड की पोजीशनें संभाली। तो जब वो थोड़ा सा क्लियर हुए हमें कि इस जगह पे उनकी निशानदेही हुई तो हमने उन पर फायर किए। तो फिर तो वो बड़े बहादुर होंगे, वो तो गोलियों के आगे आके आपके ऊपर हमला किया होगा कि दौड़ गए चूहों की तरह? नहीं सर, उन्होंने कुछ फायर किए, उसके बाद वो वहां से निकल दूसरा गए। गनर कौन था? हाँ जी, महबूब आप बताइए। जी सर, जब उन्होंने पहले फायर किया तो हमने जवाबी जब कार्रवाई की तो वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे निकल गए। करीब डर लगा आपको? नहीं सर, हमें डर नहीं लगा, वो डर के पीछे भाग गए। वो डर के पीछे भाग गए। जी बिलाल बताइए। दरख्तों की आड़ में छुप गए थे और वहाँ उन्होंने दीवारें लगी, अपना साथ एक बस्ती थी, उनकी दीवारों की आड़ में पीछे भागे, हमारी तरफ नहीं है। और हमारे जवान माशाल्लाह काफ़ी हौसलामंद थे। और हम तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हारे घरों से घर निकालेंगे और तुम्हारी ऐसी की तैसी। और ये भी आपको बड़ा क्लियर बता दें पंजाब के अवाम को कि बिल्कुल किसी कॉलेज स्कूल किसी चीज़ को बंद नहीं किया जा रहा, कोई ऐसी इतला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये गोश्त पोस्ट के आम इंसान इस एक गोली से हम भी लैस हैं। जितनी गोलियां आएंगी उससे बढ़ के स्टेट गोली चलाएगी। जितने धमाके तुम लोग करने के लिए आते हो उससे बढ़कर हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे कि पंजाब और पाकिस्तान महफूज रहेंगे इन तमाम पाकिस्तान के दुश्मनों की जो बॉर्डर के दूसरी तरफ से फाइनेंसेस लेते हैं, जो कि इस्लाम के नाम को यूज़ करते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी तैयार हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया आज ही पंजाब जिस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। ईरान और पाकिस्तान के माबैन कुछ ताल्लुकात नाखुशगवार देखे गए। गुज़श्ता दिनों में कुछ झड़पें भी सामने आई हैं। अब दोबारा एक ख़बर सामने आई कि 9 मज़दूरों को ईरान के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अभी ये मुलाकात कितनी अहम हो सकती है? खल साहब, क्या समझते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से आर्मी चीफ की मुलाकात कितनी मौसर साबित हो सकती है दोनों ममालिक के माबैन?
देखिए बिल्कुल ये इंतहाई अहमियत की मुलाकात है, और आर्मी चीफ से जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात से पहले पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है उनका मुश्तरका एक जो है एलामिया भी उनकी तरफ से जारी हुआ, एक प्रेस टॉक जो है वो भी हुई और मुख्तलिफ सवालात किए गए और अपना उन्होंने ख़यालात का भी इज़हार किया। लेकिन आप देखें कि एक तरफ जो है पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे भी जो है चैलेंजेस के हमें सामने है। हमारी आर्मी, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, ISI, MI, IB और इस तरह पंजाब पुलिस और दीगर जो रेंजर्स या दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किस तरह दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना। इस तरीके से हमारे जो पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो भी बॉर्डर्स के ऊपर जो है आए रोज़ हम जवानों और अफसरान जो है उनकी शहादतें जो है वो जाम शहादत नोश करते हैं और इनके जो मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हमेशा मसरूफ़ अमल जो हमें नज़र आते हैं। अब जो बात जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुलाकात जो है वो कितनी अहमियत की हामिल है, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पाकिस्तान और इस्लाम, ईरान और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं कुव्वतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तवक्को कर रही थी और इस मामले के अंदर जो है जलती पर तेल का काम करने की उन्होंने डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो जो एक तो उनकी जो बॉर्डर है वो गैर महफूज हो जाए दोनों मुल्कों के लिए और आपस के अंदर उनके जो कशीदगी हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ईरान जो है उसने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर पहले वायलेशन की है तो पाकिस्तान ने भरपूर उसका जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद ईरान को भी ये बात समझ आ गई कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर, अपनी सालमियत पर कोई समझौता कभी किसी कीमत पर भी नहीं करेगा। और उसके बाद उनकी जानब से जो है पाकिस्तान का दौरा करना, अपने हम मनसब से मुलाकात करना, फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करना और उसके बाद तारीखी बाहमी तल्लुकात को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर देना और पाकिस्तान और ईरान जो है उसकी तारीखी, मजहबी और सकाफती जो है रिश्तों का अदराक करते हुए दोनों फ़रीक़ों ने दो तरफ़ा तल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे को जो तहफ़्ज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर दिया। तो ये खुशाइंद बात है। और जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम की मरकज़ियत पर जोर दिया, इसे मुक़द्दस, नाकाबिल तस्ख़ीर और रियासत से रियासत के तल्लुकात को सबसे अहम जो है उसको करार दिया। और दोनों फ़रीक़ा ने जो मुशाहिदा किया कि दहशतगर्दी मुश्तरका ख़तरा है दोनों मुल्कों के लिए और इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, और जिससे बाहमी तावन बेहतर जो है कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए ही जो है इनसे निपटने की ज़रूरत है और सलामती के खदशात को दूर करने के लिए पायदार मसरूफियत और दस्तियाब मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से गुफ्तगू की है। पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को अमूल पर लाने के लिए आर्मी चीफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। कितनी मौसर साबित हो सकती है ये तो वक्त की बात है। फ़िलहाल प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ायद, असद कल को नई इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।